नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इस कहानी से रिलेटेड बातें आप सब ने भी कई बार आपके घर के बुजुर्गों से सुनी होगी। और जो भी बातें बुजुर्ग बताते हैं, उन बातों को मैं भी ये मानती हूँ कि सारी बातें मानना ये हमारे लिए आजकल पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ हिदायतें जो वो देते हैं उनको मान लेना ही अच्छा होता है। हमारे बुजुर्ग जो भी ये बात कहते हैं कि रात के वक्त कभी भी किसी पेड़ के नीचे या फिर किसी गंदी जगह या कूड़ेदान के पास मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए, ये बात ना मानने का नतीजा किसी को किस तरह से भुगतना पड़ा, आज की कहानी में हम ये जानने वाले हैं। रवि एक बहुत ही हंसमुख लड़का था। रवि की जिंदगी में उसने कभी भी किसी भी चीज को नहीं माना, ना तो भगवान और ना ही शैतान, क्योंकि उसकी जिंदगी में ऐसा कभी कुछ ना उसने देखा और ना ही महसूस किया। एक बार रवि अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए देर रात के शो पर गया हुआ था। वो रात का शो खत्म होते होते काफी ज्यादा वक्त निकल गया, और तो और दोस्तों ने मूवी के बाद थोड़ा बहुत घूमने का भी प्लान बना लिया कि हम मूवी देखने के बाद डायरेक्ट घर नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत बाइक पर इधर उधर पहले राउंड मारेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। रवि ने पहले तो इन चीज़ों के लिए ना किया, क्योंकि रवि ने अपने घर पर सिर्फ और सिर्फ मूवी का बताया था और रवि के पास उस वक्त फ़ोन नहीं था, तो रवि अपने घर पर इन्फॉर्म भी नहीं कर सकता था। इस वजह से रवि इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन उसके सारे दोस्तों के काफी जोर देने पर रवि मान गया। रवि ही उन सारे लड़कों में से एक ऐसा लड़का था जिसका घर वहां से सबसे ज्यादा दूर था, और मूवी का शो खत्म होने के बाद उनके घर वापस जाने के वक्त में कम से कम 3 बज चुके थे। अब सारे दोस्त अपने अपने घर के लिए एक दूसरे को टाटा बाय बाय कहकर निकल चुके थे। रवि भी अपने घर के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन इतनी देर तक घूमने के बाद अब रवि को बहुत ज्यादा तेज वॉशरूम जाने का था। रवि ने इधर उधर रास्ते में कई जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी सार्वजनिक शौचालय रास्ते में नहीं दिखा। और अब रवि की हालत ऐसी थी कि अगर उसने गाड़ी थोड़ी भी और आगे बढ़ाई तो शायद उसके लिए मुश्किल हो जाती। रवि ने तभी एक जगह कूड़े का ढेर देखा और वहां पर उसने साइड में ही गाड़ी रोक दी। साइड में गाड़ी रोकने के बाद उसने इधर उधर चारों तरफ नजर दौड़ाई कि उसे कहीं कोई देख तो नहीं रहा। रवि को कोई भी नहीं देख रहा था और उसने मूत्र त्याग करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद वो वहां से जब जाने को हुआ, जैसे ही वो अपने बाइक पर बैठा, उसे ऐसा एहसास होने लगा जैसे उसके कंधे पर कोई भारी सामान रख दिया गया है। उसका कंधा दर्द करने लगा और वो धीरे धीरे खुद को झुकता हुआ महसूस करने लगा। रवि को अभी इस वक्त इतना ज्यादा तेज दर्द हो रहा था कि उसे तो ऐसा महसूस हुआ कि वो गाड़ी चलाकर घर तक शायद जा भी नहीं पाएगा। तो ऐसे में वो क्या करता? थोड़ी देर तक उसने अपने कंधों को अपने ही हाथों से दबाकर राहत दिलाने की कोशिश की, ताकि वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस करे और बाइक चलाकर अपने घर तक जा सके। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अचानक कोई नस खिंच गई हो, इस वजह से वो ऐसा करके राहत दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी भी चीज का कोई असर उसके ऊपर नहीं हो रहा था। तभी उसे थोड़ी देर में अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो भारीपन तो महसूस हो रहा था, लेकिन उस दर्द से
उसे राहत मिल गई। रवि को अब ऐसा लग रहा था कि थोड़ी मशक्कत के बाद वो बाइक चलाकर घर तक जा सकता है। रवि ने बाइक स्टार्ट की और वैसे ही झुके हुए कंधों से बाइक चलाते हुए घर तक पहुंच गया। जब वो घर पर पहुंचा तो उसकी बहन, उसकी माँ, उसका भाई, जिनके साथ वो घर पर रहा करता था, वो तीनों उसके इंतजार में वहीं पर बैठे हुए थे। रवि के बाइक की आवाज आते ही उन्होंने लपक कर दरवाजा खोला और देखा कि रवि ठीक तो है ना। रवि को ठीक देखकर वो सब आकर हॉल में बैठ गए और रवि के अंदर आने का इंतजार करने लगे। काफी देर तक रवि घर के अंदर आया ही नहीं। अचानक उसका भाई घर से बाहर निकलकर ये देखने की कोशिश करने लगा कि रवि तो आ गया है, लेकिन वो अभी तक घर के अंदर आया क्यों नहीं। जब उसने देखा तो रवि वहीं बाइक पर झुककर खुद को जबरदस्ती वहां से उठाने की कोशिश कर रहा था। रवि के भाई को ये देखकर बड़ा अजीब लगा। वो उसके पास गया और जाकर रवि से पूछा, अरे भाई, क्या हो गया है तुमको? तुम क्या अपने दोस्तों के साथ पी कर आए हो? इस तरह से क्यों कर रहे हो? चलो ना, माँ और बहन कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। सब लोग तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। तुम ठीक तो हो ना? भाई ने अपने भाई को छूकर हर तरह से देखने और तसल्ली करने की कोशिश की कि वो ठीक तो है ना। लेकिन भाई ठीक तो दिख रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था और रवि में से एक अजीब सी गंदी सी बदबू आ रही थी। रवि के कपड़े जो कि साफ थे, वो कपड़े अभी काफी गंदे थे, ऐसे जैसे कि वो किसी कूड़ेदान में लोट-पोट करके आया हो। रवि के भाई को ये चीज काफी अजीब लगी। उसने रवि से जोर देकर पूछना शुरू किया, क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्या कहीं रास्ते में गिर गए थे? कोई एक्सीडेंट हुआ है? बताओ तो, कुछ तो बोलो। इस पर रवि चिढ़ते हुए एक भयानक लाल आंखों के साथ उसने अपने भाई को घूर कर देखा। उसकी ऐसी आंखें देखकर उसका छोटा भाई थोड़ी देर के लिए डर गया और डर कर वो 2 कदम पीछे हट गया। उसके पीछे हटते ही रवि बाइक से उतरा और बाइक से उतरते ही वो घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी भी रवि का कंधा उसी तरह से झुका हुआ था, जैसे उसके कंधों पर बहुत भारी बोझ हो। वो वैसे ही चलते हुए घर के अंदर आ गया। उसको वैसे देखकर उसमें से उतनी गंदी बदबू महसूस करके उसकी माँ और बहन दोनों ने अपने अपने नाक ढक लिए। उन दोनों को ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझ में आ रही थी कि ये इतनी गंदी बदबू क्यों दे रहा है। क्या ये कचरे में गिरकर आया है? उन्होंने भी उससे वही सवाल किया और रवि ने ठीक अपने छोटे भाई की तरह उनके भी किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तब तक छोटा भाई घर के अंदर आ चुका था। छोटे भाई दीपक ने अपनी माँ और बहन को बाहर हुई चीज के बारे में सब कुछ बता दिया। जैसे ही माँ और बहन ने ये बातें सुनी, उन्हें काफी अजीब लगने लगा, क्योंकि रवि काफी ज्यादा सफाई पसंद इंसान था। उसके कपड़े हमेशा चमकते हुए, टिप टॉप आयरन किए हुए ही उसे पसंद आते थे, वरना वो अपनी बहन पर काफी गुस्सा किया करता था, क्योंकि रवि के सारे कपड़े धोने, उनको आयरन करने का जिम्मा उसने अपनी बहन को ही दे रखा था। और ये चीज अभी उन तीनों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। रवि अपने कमरे में जा चुका था। माँ को ये भी चिंता थी कि बेटा देर रात आया है तो उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। माँ ने रवि के कमरे के तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और वो रवि के कमरे में उससे खाना खाने के बारे में पूछने के लिए जब अंदर आई तो उन्होंने कमरे की हालत देखकर बड़ा अजीब सा महसूस किया, क्योंकि रवि, जो कि खुद अपने हाथों से अपने कमरे की एक एक चीज को सजाकर
जगह पर रखा करता था। उसने कमरे में घुसते के साथ ही सारी चीजों को लग रहा था जैसे उठाकर जमीन पर पटका हो। सारी चीजें इधर उधर कर दी थी। ये नजारा देखकर अब माँ को काफी डर भी लग रहा था। फिर भी उन्होंने रवि को 2-3 बार आवाज दी, लेकिन रवि ना तो उन्हें कमरे में कहीं नजर आ रहा था और ना ही वो अपनी माँ के बात पर कोई जवाब दे रहा था। माँ के कई बार पुकारने पर भी जब रवि ने कोई जवाब नहीं दिया, तब माँ ने अपनी बेटी और छोटे बेटे दीपक को अंदर आने के लिए कहा। वो दोनों अपने भाई के इस व्यवहार से पहले से ही काफी डरे हुए थे। फिर भी माँ के बुलाने पर वो दोनों बच्चे भाई के कमरे में आ गए और उन्होंने भी जब कमरे की ऐसी हालत देखी, उनको काफी अजीब लगने लगा। वो सब काफी डर चुके थे और भाई ने जैसे तैसे हिम्मत करके पूरे कमरे, बाथरूम सब में चेक किया, लेकिन रवि कहीं भी नहीं था। अब तीनों को ज्यादा चिंता हो रही थी कि सबकी आंखों के सामने रवि तो चलते हुए इसी कमरे में आया, तो फिर वो गया कहाँ? क्योंकि उस कमरे से निकलने का, अंदर आने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र दरवाजा वही था जिस पर अभी वो तीनों खड़े थे। तभी अचानक बहन को उसके चेहरे पर कुछ पानी की बूंदें सी गिरती हुई महसूस हुई और उसने जब छू कर देखा तो वो पानी की बूंदें नहीं, कुछ सफेद सा, बहुत चिपचिपा सा सलाइवा, लार जैसी कोई चीज थी। और जब उसने ऊपर अपनी नजरें की छत की तरफ, तब देखकर उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई, क्योंकि रवि उस वक्त अपने कमरे की छत पर ऐसे चिपका हुआ था जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई छिपकली हो। और ये लार और सलाइवा उसी के मुंह से टपकता हुआ उसकी बहन के चेहरे पर आ गिरा था। वो जैसे ही चीखी, भाई और माँ दोनों की नजरें अपने आप छत की तरफ चली गई। उन दोनों ने भी जब रवि को उस तरह से छत पर चिपका हुआ देखा, उन दोनों के भी होश उड़ चुके थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसान इस तरह से छत पर कैसे चिपक सकता है। और ये देखकर ही उसकी माँ वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। भाई और बहन दोनों अपने बड़े भाई को इस तरह से करता हुआ देखकर इतना ज्यादा डर चुके थे कि उन दोनों ने अभी अपने भाई की चिंता छोड़कर सबसे पहले अपने माँ को उठाया और उस दरवाजे को बंद करते हुए वो अपनी माँ को उसके कमरे में लेकर आ गए। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार माँ को होश आ गया। माँ ने होश में आते ही तुरंत बेटे से, छोटे बेटे दीपक से रवि के बारे में पूछना शुरू किया। और ना तो रवि के पास कोई जवाब था और ना ही बहन के पास। अब उन सबके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि भाई अभी इस वक्त उनका अपना भाई नहीं है, या फिर उस पर किसी साए का असर है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये चीजें तो कभी होती ही नहीं है। तब इस बात पर माँ ने कहा, बेटा ये चीजें होती हैं, और ये चीजें कब किसके पीछे किस तरह से पड़ जाएं, ये हम बता भी नहीं सकते। तभी अचानक रवि के कमरे से बहुत जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। रवि इतनी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहा था कि उसकी हंसी के आवाज से पूरा घर गूंज रहा था। माँ को डर तो लग रहा था, लेकिन अपने बेटे को लेकर मन में चिंता और फिक्र ज्यादा थी। माएँ तो ऐसी ही होती हैं। माँ ने हिम्मत की और वो धीरे धीरे रवि के कमरे में घुसने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखने ही वाली थी कि तभी रवि की एक भयानक दोहरी सी आवाज आई और रवि ने अपनी माँ को चेतावनी देते हुए कहा, खबरदार
खबरदार जो इस कमरे में पैर रखा तो तुझे जिंदा चबा जाऊंगा, चली जा यहाँ से। और ये दोहरी भयानक सी आवाज़ सुनते ही उसकी माँ के मन में जो थोड़ा बहुत भी शायद वहम था, वो सारा वहम दूर हो चुका था। वो पूरी तरह से इस बात के लिए कंफर्म हो चुकी थी कि उनके बेटे पर सच में किसी न किसी चीज़ का साया ज़रूर है। अब वो ऐसे में क्या करती, क्योंकि उनके पति ज्यादातर शहर में रहा नहीं करते थे। वो काम के सिलसिले में अक्सर विदेश में ही रहा करते थे। वो काफी परेशान हो चुकी थी। वो अब मदद के लिए जाती तो कहाँ जाती। तभी अचानक उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि पड़ोस में जो उनकी एक सहेली रहती है, इस वक्त पर उनकी अगर कोई मदद करने को तैयार होगा तो वो सिर्फ वो हैं और उनके पति। यही सोचकर उन्होंने तुरंत उनके घर पर जाकर उनका दरवाजा खटखटाना शुरू किया। रात के इस वक्त इस तरह से दरवाजे पर दस्तक सुनकर पति पत्नी दोनों एक साथ उठकर दरवाजे पर आ चुके थे। उनके दरवाजे पर पहुंचते ही जैसे ही उन्होंने सामने रवि की माँ को ऐसे बदहवास सी हालत में देखा, सबसे पहले उनको संभालते हुए घर के अंदर लेकर गए, पानी पिलाया और फिर उनसे सारी बातें जानने की कोशिश की। उन्होंने भी जैसे तैसे सारी बातें बता दी। उनकी सारी बातें बताते ही तुरंत पड़ोस के अंकल जिनके यहाँ वो गई थी, उनको ये बात समझते देर नहीं लगी कि रवि पर सच में किसी साए का बहुत भयानक असर हो गया है। और उनके जानने में ऐसे एक पंडित जी थे जो कि इस तरह का उतारा किया करते थे। उन्होंने भी इस मामले में देर करना बिल्कुल सही नहीं समझा और वो तुरंत रवि की माँ को साथ में लेकर उन पंडित जी के घर पर पहुंच चुके थे। इनके दरवाजा खटखटाते ही तुरंत पंडित जी ने दरवाजा खोला और रवि की माँ से सारी बातें जानने की कोशिश की। उन्होंने एक बार फिर से सारी बातें शुरू से लेकर अभी तक उनको बता दी। बातें सुनते ही उनको ये समझते देर नहीं लगी कि ये उनके बेटे के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने भी उसके बाद ना तो कोई बात की और ना ही वहाँ पर रुककर टाइम वेस्ट करना सही समझा। वो तुरंत अपने थैले में कुछ कुछ सामान डालकर उन दोनों के साथ रवि के घर जाने के लिए चल पड़े। और जब वो रवि के घर पर पहुंचे तब उन्होंने रवि के घर का सारा नज़ारा देखा और उस पूरे घर में अब वही बदबू फैली हुई थी जो कि थोड़ी देर पहले तक रवि के जिस्म से, उसके कपड़े से आ रही थी। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था क्योंकि माँ घर से बाहर गई थी। दोनों बच्चे एक ही कमरे में बंद होकर माँ के आने का इंतजार कर रहे थे और पंडित जी ने घर पर पैर रखने से पहले ही कुछ मंत्रों का उच्चारण करके वहां पर जल का छिड़काव किया। जल का छिड़काव करते ही उस घर की जमीन से एक काला अजीब सा धुआं सा उठने लगा। पंडित जी समझ चुके थे कि समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। उन्होंने तुरंत इशारे से रवि की माँ और उसके पड़ोसी को घर के बाहर ही रुकने को कहा और तुरंत उनसे घर पे रुके हुए दोनों बच्चों के बारे में पूछा। माँ ने इशारे से वो कमरा दिखा दिया। पंडित जी उस कमरे की तरफ बढ़ गए और उन्होंने दरवाजा खटखटाकर दोनों बच्चों को बाहर आने के लिए कहा। दोनों बच्चे भी कमरे के बाहर आ चुके थे। उनको भी घर की वैसी हालत देखकर और ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन पंडित जी ने उन दोनों को इशारे से दरवाजे के बाहर जहां उनकी माँ खड़ी थी वहां जाने को कहा। दोनों बच्चे भी पंडित जी का इशारा समझ चुके थे और वो दोनों भागकर दौड़कर अपनी माँ के गले लग गए। पंडित जी ने तुरंत अंदर से घर का दरवाजा बंद कर दिया और वो मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूरे घर में घूमते जा रहे थे। पूरे घर में घूमते हुए वो
जिस तरीके से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, रवि के कमरे से लगातार अब वो हंसी की आवाज बंद होकर चीख पुकार की आवाज बढ़ चुकी थी। रवि जिस तरीके से चिल्ला रहा था, कभी कभी वो अपने असली आवाज में अपनी माँ को, अपने भाई को, अपनी बहन को बुलाकर उनसे मदद की भीख मांग रहा था। लेकिन पंडित जी ने पहले ही सबको अच्छे से ये बात समझा दी थी कि चाहे जो भी हो जाए, आप सब घर के अंदर आने की कोशिश किसी भी हालत में नहीं करेंगे। और वहाँ पर सारे लोग खड़े होकर वो सारी आवाज़ें साफ साफ सुन पा रहे थे। पंडित जी अब ऐसे ही मंत्रों का उच्चारण और जल का छिड़काव करते करते रवि के कमरे तक पहुंच चुके थे। रवि के कमरे में पहुंचते ही उन्होंने जो महसूस किया वो प्रेतों की काफी भयानक प्रजाति थी, जो कि एक बार अगर आप तक पहुंच जाए तो आपके साथ साथ पूरे परिवार को लेकर जाने में सक्षम होती है। अच्छा हुआ कि इन सब को समय रहते इन बातों का पता चला, वरना शायद आज की रात ही इन सबके जिंदगी की आखिरी रात होने वाली थी। पंडित जी ने वैसे ही मंत्रों का उच्चारण जारी रखा। लगभग 1 घंटे तक यही सिलसिला चलता रहा और उसके बाद अचानक से पंडित जी के मंत्रों का उच्चारण भी बंद हो चुका था। उसके साथ साथ रवि की वो भयानक आवाजें भी। अब थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुला। पंडित जी सामने खड़े थे और पंडित जी ने उसकी माँ को हाथ में कोई चीज़ देते हुए कहा, आप अब रवि के कमरे में जाइए और सुबह सूर्य उदय होने तक आप रवि के कमरे में ही बैठे रहोगे और आपके मुट्ठी में मैंने जो ये चीज़ दी है उसको किसी भी हालत में खोलकर देखना मत, और ना ही आप रवि को अभी अकेला छोड़ना। और सुबह सूर्य उदय होते ही आप सबको रवि के साथ मंदिर में आना है। और इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले गए। पंडित जी के वहाँ से जाने के बाद माँ रवि के कमरे में जब पहुंची तो रवि अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था या फिर बेहोश था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़े आराम से सो रहा है। माँ ने भी पंडित जी की कही हुई सारी बातें मानी। सूर्य उदय हो गया। घर के सारे लोग रवि को लेकर तुरंत मंदिर में पहुंच चुके थे। वहां पंडित जी ने पहले से कुछ यज्ञ हवन की तैयारी कर रखी थी। अभी भी रवि वैसे ही बेहोश या फिर नींद में था और थोड़ी ही देर में पंडित जी ने हवन शुरू किया। पंडित जी के हवन खत्म करने तक रवि को होश नहीं आया था। ये सारी विधि सबने, बाकी के घर वालों ने मिलकर की और हवन खत्म होते ही रवि के शरीर से 3 बार काले काले धुएं के झुंड जैसा कुछ निकलकर उस हवन कुंड में समाता चला गया। और ऐसा होने के बाद रवि तुरंत होश में आ चुका था। पंडित जी ने कहा, अब आपका बेटा और आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है। और पंडित जी ने अब परिवार वालों को सारी बातें बता दी कि रवि के पीछे ये शक्ति कहाँ से कैसे लगी थी और ये कैसे उन सब को साथ लेकर जाने वाली थी। ये सारी बातें जानकर घर के दोनों बच्चे, माँ, सब पहले से भी ज़्यादा चिंतित थे। लेकिन पंडित जी के समझाने के बाद अब सब कुछ सामान्य हो चुका था और पंडित जी ने ये हिदायत साफ साफ दी कि कम से कम 3 महीने तक रवि को ये चीज़ें माननी पड़ेंगी कि सूर्यास्त होने के बाद किसी भी हालत में उसे घर से बाहर नहीं रहना है। और रवि ने इन चीज़ों को फॉलो किया। आज उन सब की जिंदगी पूरी तरह से सामान्य है। उसकी एक गलती उसके साथ साथ उसके परिवार पर किस तरह से भारी पड़ने वाली थी, ये बात
रवि के साथ साथ घर के दोनों बच्चे भी अच्छी तरह से समझ चुके थे। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।